ओ हो, अब आएगी 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 भाई, है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। आशीष कुमार, अरुण कुमार भैया बहुत स्वागत भाई, ऋषभ बाबू अब आएगी आवाज, रवि भैया वेरी गुड इवनिंग, इंदु बिटिया वेरी गुड इवनिंग सबको भैया। चलो भाई, नीतीश बाबू वेरी गुड इवनिंग, हाँ वेरी गुड इवनिंग, अब आ गई होगी बिट्टी, अब आ गई होगी, अब आ गई होगी। बस आ रही भैया, एकदम मस्त है। चलो भाई, अब आवाज आ रही होगी भाई, हाँ ऑडियो वीडियो साफ क्लियर, रामपाल बाबू भैया सबको। चलिए धर्मेंद्र बाबू खुश रहिए भैया, पीएस बाबू खुश रहो बाबू। चलो शिवा बाबू गुड इवनिंग भाई, प्रदीप बाबू नमस्कार भैया। चलिए स्वागत है भाई आप सभी का। हाँ अब ओके भाई, है ना। चलिए पीएस बाबू खुश रहो भैया, गुड इवनिंग रवि भैया गुड इवनिंग, आकाश बाबू नमस्कार भैया। चलो बादल बाबू गुड इवनिंग भाई, प्रदीप बाबू, हाँ प्रदीप बाबू भाई आपका भी नाम ले ले रहे हैं भाई, है ना, सबका नाम ले लिया जाएगा आज। आज हम लोग का सेक्शन शुरू होगा सिलेबस का हिस्सा। वालेकुम अस्सलाम भैया, अरमान बाबू। चलो भाई अरुण कुमार, हाँ हो जाएगा भैया, आराम से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वेद बाबू, अरे वेद बाबू ज्यादा वैसे भी बात नहीं करता मैं, है ना, परेशान मत हो। चलो विवेक कुमार नमस्कार भैया। चलिए भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, हम लोग अपना सेगमेंट शुरू करते हैं भैया, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं भाई किस पे, जैसा कि आप लोगों की जो डिमांड थी भाई कि सर जी जो ऑफिशियल सिलेबस है वो लगा दीजिएगा, तो ऑफिशियल सिलेबस जो आपका दिया हुआ है वो भी मैंने आपका पर्यावरण और आपदा प्रबंधन दोनों का भैया लगा दिया है भाई, है ना, दोनों का सिलेबस आपका लगा दिया है। हेलो बाबू जैन भैया। चलो भाई विनय कुमार नमस्कार भैया, जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग भाई। चलो आ जाओ भाई, अब सारे लोग इधर ध्यान देंगे भैया। सारा सिलेबस कल हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, ये आपका जो ऑफिशियल सिलेबस था इसी को मैंने तोड़कर पूरे पार्ट वाइज हमें कैसे सिस्टमैटिक व्यवस्था के तहत पढ़ना है उसकी बात कर लेंगे भाई, है ना। कोई जरूरत नहीं है महेंद्र बाबू, कोई जरूरत नहीं है ना, कोई आवश्यकता नहीं है। राजेश बाबू खुश रहिए भैया, सौरभ भैया वेरी गुड इवनिंग। चलो भाई, अगर बाई चांस मान लो आप में से किसी का मैं नाम नहीं ले पाता हूं तो उसके लिए बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है ना, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ काम करना है, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता पाऊं, एकमात्र ध्येय यही होना चाहिए, है ना। चलिए भाई अनुज भैया जय हिंद। पर्यावरण पारिस्थितिक तथा आपदा प्रबंधन का जो आपका सिलेबस है इसी की हमने कल आपसे बात कर ली थी भाई। पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण की बात करते हैं, पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित बात करते हैं, जानकारी की बात होती है। भारत में आपदा के बारे में बात होगी, गैर पारंपरिक सुधार एवं संरक्षण की चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन की बात होगी भाई, है ना। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में, इसी के आधार पर जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया गया उसकी बात होगी, राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण एसडीएमए की बात होगी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ एवं राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे जो कुछ भी प्रयास हैं, जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं भाई। पूरा सिलेबस कल हमने डिस्कस कर लिया था और उसी सिलेबस के अनुसार हम लोग एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। आपको पता है ये दोनों सेगमेंट, चाहे आपदा प्रबंधन की बात हो या पर्यावरण, दोनों को मिलाकर के आपका कितना 10 प्रश्न आने हैं और 10 अंकों के आने हैं, उसी के हिसाब से हम लोग अपना सिलेबस लेकर के चलेंगे भाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलो भैया देख लो भैया, हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के लिए हमारे पर्यावरण का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी के संरक्षण के लिए, हमारी पृथ्वी के सर्वाइवल के लिए, है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ कोशिश करेंगे, दोनों लैंग्वेज लेके चला जाएगा, एकदम तनाव मत लीजिए। दोनों ही स्थितियों में
दोनों ही स्थितियों में भाई हमारी जो पृथ्वी है, ये अगर पृथ्वी हमारी सुरक्षित रहेगी, सिक्योर रहेगी, तभी हमारा जीवन बेहतर हो पाएगा और हम इस पृथ्वी पर रहने के योग्य हो पाएंगे। जिन ग्रहों पर जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है, जहां नहीं पाया जाता है, वहां जीवन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है, हमें अपने पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। इससे पहले आप एग्जाम्स में देखते होंगे, मैक्सिमम ऐसे एग्जाम होते होंगे जहां जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वायरमेंट के कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते थे। अलग से स्पेशली सिलेबस में इसको कंसीडर नहीं किया जाता था भाई, है ना, अलग से कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में आप देखोगे हर एग्जाम में अब पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को अलग से सिलेबस के रूप में इंक्लूड किया जा रहा है। यह समय की डिमांड है, टाइम की डिमांड है, यह मांग की, किसकी, समय की मांग है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति क्या हों, जागरूक हों, सचेत हों। दरअसल शुरुआती दौर की बात करें तो पर्यावरण पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। पर्यावरण पर दुनिया के देशों में जब आप बात करोगे, दुनिया के देशों में जब आप देखोगे पर्यावरण के संदर्भ में जब आप बात करोगे तो देखोगे भैया 1972 में, 1972 में, बहुत बाद में, 1972 में, एक दो क्लासेस आपकी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन फिर भी एक क्लास को खत्म करते करते जब मैं जाऊंगा तो भी आपके लिए इतना मटेरियल कम से कम होगा कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ ठीक हुआ है। इसके लिए एकदम परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 1972 में, कब भैया, 1972 में, 1972 में पहली बार, 1972 में पहली बार दुनिया भर के देश कहां इकट्ठा हुए भाई, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इकट्ठा हुए थे। किसकी चिंता में, किसके संदर्भ में इकट्ठा हुए थे भाई, तो इनको इस बात की चिंता हो रही थी, इस बात की परेशानी हो रही थी कि भाई हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट प्रभावित हो रहा है। इसके पहले कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके पहले दो जो किताबें आई थी उनमें से एक किताब थी भैया, किसकी भैया, रेचल कार्सन की, है ना, रेचल कार्सन की एक बुक थी, एक किताब थी, जिसके संदर्भ में साइलेंट स्प्रिंग की बात होती थी। उसमें उन्होंने पहली बार पर्यावरण को लेकर के 1962 में, 1972 में इस बात पर आपत्ति जताई, क्या आपत्ति जताई कि दुनिया में जो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण के नाम पर जो कारखानों और मशीनों से निकलने वाला आपका जो धुआं है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण हैं, ये जो खतरनाक गैसें हैं, वो हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से क्या कर रही हैं भाई, नुकसान पहुंचा रही हैं। वो पूरी तरह से हमारे पर्यावरण को क्या कर रही हैं भाई, वो पूरी तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो दुनिया भर के देशों में इससे पहले लोग पर्यावरण को लेकर के उतना चिंतित होते नहीं थे, लेकिन 1972 के बाद यह डिबेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा कि हमारे जीवन के लिए पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। इससे पहले क्या होता था, केवल हम किस पर जोर दे रहे थे, दुनिया के सारे देश एकमात्र चीज पर जोर दे रहे थे, वो क्या था भाई, जीडीपी में ग्रोथ करो। यानी कि जीडीपी ग्रोथ करने का मतलब क्या है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करो भाई। जीडीपी का सीधा मतलब क्या है, कुछ नहीं है। जीडीपी का तो एक ही मतलब है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों क्षेत्र में अगर कोई उत्पादन खूब ज्यादा बढ़ा रहा है अपनी भौगोलिक सीमा में, तो उसी को जीडीपी कहते हैं। तो अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करोगे, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के संदर्भ में आप मशीनरीकरण का, यानी मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, कोयले का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, कच्चा जो पेट्रोलियम है, ईंधन है, उसका इस्तेमाल करोगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करोगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप इसको यूज करोगे, तो इससे होगा क्या, इससे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट ही ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे लिए घातक होगा। तो दुनिया भर के जब देश एक साथ इकट्ठा हुए तो इस बात की चिंता हुई कि हमने जीडीपी के नाम पर, आर्थिक वृद्धि के नाम पर
इस चैप्टर में हमने एक शब्द आपको लिखाया कि हम किसकी बात करेंगे, सतत विकास की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। हमने कहा परेशान मत होइए, एक दो क्लासेस आपकी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ जुड़ जाओ एक बार, फिर हम बेहतरी से, क्योंकि आपकी क्लास तो वैसे भी कैसे मैक्सिमम फैक्चुअल, आपको फैक्ट्स ही चाहिए होते हैं, मुझे पता है, लेकिन जब आप एक बार उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका इंटरेस्ट जागता है, तो अच्छा रहता है। थोड़ी सी कोशिश है एक आध क्लास के लिए, बहुत परेशान मत होना, ठीक है। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। ये सतत विकास की जो बात शुरू हुई है तो 1987 में पहली बार इसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया। 1987 में पहली बार इसको डिफाइन किया जा रहा है। सुशील बाबू कोई बात नहीं भैया, 1987 में 1987 में पहली बार इसको डिफाइन किया जा रहा है। इससे पहले सिर्फ किसकी बात होती थी, तो आर्थिक समृद्धि की बात होती थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती थी भैया, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती थी, आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक समृद्धि का सीधा मतलब क्या होता था कि अगर मान लो 2024-25 में किसी देश की जीडीपी है तो मान लो कितनी है भैया, मान लो कि 1 लाख है। कितनी है जीडीपी, मान लो सिर्फ 1 लाख है। इसके अलावा अगर 2024-25 से अगला वित्तीय वर्ष जब देखोगे तो कौन सा वित्तीय वर्ष आ जाएगा, तो 2025-26 आ जाएगा, 2025-26 आ जाएगा। तो 2025-26 का वित्तीय वर्ष आया तो पता चला कि जीडीपी बढ़कर के कितनी हो गई है, 1,20,000, 1,20,000 हो गई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,20,000। अब बताओ भैया 20,000 की वृद्धि हुई और 20,000 की वृद्धि कहां से हुई, तो 1 लाख से हुई, 1 लाख से हुई भाई 20,000 की वृद्धि। तो जब उत्पादन में इस प्रकार से वृद्धि होती थी तो परसेंटेज वृद्धि निकालो, तो परसेंटेज वृद्धि जब निकालोगे तो कुछ ना कुछ आएगी। कितनी आएगी, 120, जो 20% आएगी, मुझे लगता है 20% के आसपास। तो 20% की जो वृद्धि आएगी तो हम कहेंगे किसी देश की आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, 20% है। और दुनिया के सारे देश सिर्फ परसेंटेज आर्थिक वृद्धि कर रहे थे, आर्थिक वृद्धि कर रहे थे, कोई आर्थिक विकास की बात नहीं कर रहा था, कोई आर्थिक विकास की बात नहीं कर रहा था। आगे चल करके देखा गया कि दुनिया के देशों ने 10-10%, 12-12% तक जीडीपी ग्रोथ किया है, लेकिन उसके बावजूद उनके यहां क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आय असमानता है, शिक्षा, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं बेहतर नहीं है। तो कहा यार ऐसी आर्थिक समृद्धि से क्या मतलब है, क्या लेना देना है भैया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो कहा आर्थिक समृद्धि नहीं चाहिए, एक नई अवधारणा निकल के आएगी दुनिया में, आर्थिक विकास की। किसकी भैया, आर्थिक विकास की। तो कहा जीडीपी वृद्धि तो करनी है, लेकिन जीडीपी वृद्धि इस प्रकार से करनी है कि हमें क्या हो, इस वृद्धि के साथ साथ किसी देश में अगर ये पता चले कि वहां गरीबी कम हो रही है, वहां बेरोजगारी कम हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, आय असमानता कम हो रही है, वहां पर शिक्षा का स्तर बढ़िया हो रहा है, वहां पर स्वास्थ्य का स्तर बढ़िया हो रहा है, तब हम कहेंगे कि उस देश में क्या हो रहा है भाई, आर्थिक विकास हो रहा है। तब हम क्या मान लेंगे कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन इससे भी काम नहीं चला, इससे आगे एक स्टेप और सोचा गया और 1987 में पहली बार सतत विकास के कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। 1987 में, 1987 में क्योंकि जीडीपी और आर्थिक विकास यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के साथ हम क्या कर रहे थे, अपने रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूज कर रहे थे। तो आप ये बताओ हमारे पास जो कोयला है वो सीमित मात्रा में है या असीमित मात्रा में, लिमिटेड रिसोर्स है या अनलिमिटेड है? तो आप कहोगे गुरुजी लिमिटेड है, ये तो कार्बोनिफेरस काल में बन गया एक बार कोयला, और उसी कोयले को क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी कोयले को तो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अगर उस कोयले को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सारा कोयला हमने यूज कर लिया, खूब बिजली बना ली, खूब प्रोडक्शन किया, शिक्षा के नाम पर खूब शिक्षा की व्यवस्था भी कर ली, सारा कोयला खत्म हो गया, शिक्षित, तुम तो शिक्षित हो गए, तुम्हारी आगे जो पीढ़ी आएगी उसको लाइट कहां से मिलेगी? तो कहा कि अपने रिसोर्स का इस्तेमाल उस सीमा तक करो, उतनी मात्रा में करो जिससे क्या होता रहे कि यह कोयला आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे। लिमिटेड है तो बचा रहे, कम से कम उतना केवल यूज करो, बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर विकास की एक तीसरी अवधारणा निकल के आई, उसी को नाम दिया गया सतत विकास, यानी ऐसा विकास कि हम इस प्रकार संसाधन यूज करें कि हमारी भावी पीढ़ियों के लिए
आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। लेकिन वर्तमान संदर्भ में एक और चीज, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, समावेशी विकास का, समावेशी विकास का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। इन सबके साथ कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि देश के किसी एक हिस्से में खूब क्या होता है, खूब प्रोडक्शन होता है, खूब इनकम होती है और उसका डेवलपमेंट खूब होता है। वहीं दूसरे पक्ष आप देखोगे, वहीं आपको गरीबी, बेरोजगारी, आय असमानता, अशिक्षा, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। भारत जिस पैटर्न पर आगे बढ़ा था, एक विकसित भारत और एक पिछड़ा हुआ भारत। आज भी आप देखोगे गांव में आपको झोपड़ी में रहने वाले लोग मिल जाएंगे। आज भी गांव में देखोगे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। आज भी आप देखोगे बीमारियों से इलाज ना कर पाने की वजह से उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर हमें डेवलपमेंट ऐसा नहीं चाहिए कि जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारा आगे आने वाला भविष्य है, वो प्रभावित हो। जब पर्यावरण की स्टार्टिंग होती है तो शुरुआती दौर में जब आप इतिहास में पढ़ते हो तो वहां आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हो, वहां आप दजला फरात नदियों के किनारे किसकी बात करते हो भाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हो। चाइना में आप हांगहो नदी के किनारे जो चाइना की सभ्यता डेवलप हुई। और आप एक बात ध्यान दोगे, जो शुरुआती दौर में जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हो रही हैं, वहां विकास हो रहा है, वहां डेवलपमेंट हो रहा है जहां क्या है, जहां पानी की व्यवस्था बढ़िया है, जहां पानी। हाँ बिल्कुल सुशील बाबू, शहर में, गांव में, हर जगह वही स्थिति है। आप देख लो अभी शहर, शाम को मैं जिस इलाके से गुजर के जाता हूं, वहां फुटपाथ पर इस ठंड में भी लोग एक सामान्य सी चादर ओढ़कर लेटे रहते हैं। क्या उन्हें ठंड नहीं लगती होगी? लगती होगी, लेकिन उनका शरीर उस तरीके से ढक गया है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। फुटपाथ पर यूं ही खुले में सोते हुए मिलते हैं। तो चाहे शहर की बात हो, चाहे गांव की बात हो, हर जगह वैसी ही स्थिति है। पर्यावरण के संदर्भ में जब आप देखोगे दुनिया भर में जब सभ्यताएं डेवलप हुई तो कहां डेवलप हुई? तो नदियों के किनारे डेवलप हुई। कहां डेवलप हुई? जहां खाने पीने के लिए बेहतरीन व्यवस्था थी, बाग थे, फल फूल थे, वहीं पर शुरुआती दौर में डेवलप हुई। और धीरे धीरे जब तक मशीनरीकरण नहीं हुआ, जब तक औद्योगिकरण नहीं हुआ 1750 के पहले की स्थितियों में, तब तक हमारा जो वास्तविक पर्यावरण था कि हमारे वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, कितना नाइट्रोजन होना चाहिए, कितना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसका सब संतुलन बना रहा, तब तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, औद्योगिकरण के नाम पर हमने, भाई औद्योगिकरण शुरू करोगे तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कहीं कंपनी लगानी पड़ेगी आपको। तो जो कंपनी लगाओगे तो कहां भाई? कहीं ना कहीं आपको हरियाली साफ करनी पड़ेगी, कहीं से बाग काटोगे, जंगल काटोगे, वनों को खत्म करोगे, तभी तो लगा पाओगे। जंगल काटकर फैक्ट्री लगा रहे हो तो यह पहला नुकसान पर्यावरण का। और फैक्ट्री लगा करके, कोयला जला करके आप पर्यावरण को डायरेक्ट क्या कर रहे हो? खतरनाक गैसों से भर रहे हो। तो दो स्तरों पर पर्यावरण, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे हुआ, जैसे जैसे विकास आगे बढ़ा, वैसे वैसे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो पर्यावरण है उसकी प्रासंगिकता क्या है कि अगर हमारा पर्यावरण ऐसा नहीं रहा कि शुद्ध रूप से हमें जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन चीजों की जरूरत है, अगर वो स्ट्रक्चर, वो संगठन, वो जो कंपोजिशन है किसका भैया, वायुमंडल का प्रभावित होगा, तो जाहिर सी बात आप देखते हो दिल्ली में क्या स्थिति हो जाती है। इस समय भी बहुत खराब स्थिति है। और किसकी वजह से है? इसका एकमात्र कारण पोल्यूशन है, प्रदूषण है। तो इन सब चीजों के लिए समय के साथ साथ हमारे पर्यावरण की प्रासंगिकता, उसका महत्व क्या होता रहा? बढ़ता रहा। तो इसका मतलब कि एक जीव को, किसी जीव को, किसी वनस्पति को, किसी जीवधारी को, किसी लिविंग्स को जिसके पास अपना जीवन है, उसके लिए पर्यावरण का कितना महत्व है। और पर्यावरण का इतना महत्व है कि उसका जीवन तब तक सर्वाइवल नहीं कर सकता जब तक पर्यावरण की समस्त दशाएं उसकी अनुकूलता में नहीं हो। तो कहने का मतलब है क्या कि अगर हम कहना चाहें कि आखिर पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण के बारे में कहा जाता है कि पर्यावरण
किसी जीव के चारों ओर, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर उन दशाओं का योग होता है, उन दशाओं का योग होता है जो किसी जीव को क्या करते हैं, किसी जीव को चारों तरफ से घेरे रहता है। मैं इस स्टूडियो से आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे चारों तरफ भी क्या है, एक एटमॉस्फेयर है, एक वायुमंडलीय संरचना है, यही हमारा एनवायरनमेंट है। इस कमरे का भी तो अपना एक पर्यावरण है। आप जिस रूम से बैठकर स्टडी कर रहे हो वहां का भी क्या है, वहां का भी अपना एक पर्यावरण है। हाँ बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा अरावली को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से एनवायरनमेंट का क्या है, नुकसान ही तो है। बिल्कुल भैया, वो भी क्या है, पर्यावरण का एक प्रकार से नुकसान ही भाई। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से नुकसान ही है ना। बस एक सेकेंड, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के शब्द से। इसको अभी हम लोग समझ लेंगे। तो हमारे पर्यावरण का मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ से हमको जो घेरे हुए है वही हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है, वही हमारा पर्यावरण है। अगर हम बात करें किसकी भैया, इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट की, हमने अभी आपको बताया था भाई, पहली बार 1972 में बैठक हुई थी। उसके बाद पर्यावरण की जब चिंता हुई उसके बीच में 20 साल तक कुछ खास चीजें नहीं हो पाई। फिर 1992 में जाकर के 1992 में पहली बार रियो सम्मेलन होगा, तब वहां पर क्या होगा, वहां से चीजें अलग दिशा में, बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में भी, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हम लोग पॉइंटर में इसमें बात भी करेंगे आगे जब टॉपिक आएगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही थी। इन्वायरमेंट की बात करें भाई, अगर पर्यावरण की बात करें, अगर हम बात करें पर्यावरण की या इन्वायरमेंट की भाई, तो दरअसल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, पर्यावरण का मतलब क्या है, तो हमने कहा इस इन्वायरमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण। शाब्दिक अर्थ क्या है, पर्यावरण। ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है या जो पर्यावरण शब्द है, ये एक फ्रेंच वर्ड से बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड से बना है भाई, एक फ्रांसीसी शब्द से बना है, फ्रेंच वर्ड से बना है। फ्रेंच वर्ड कौन सा, एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच शब्द है जिसका नाम है क्या भाई, इन्वायरनर। क्या भैया, इन्वायरनर। इन्वायरनर, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है घिरा हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है घिरा हुआ। घिरा हुआ भाई, घिरा हुआ है ना, घिरा हुआ यानी कि सराउंडिंग, सराउंडिंग, घिरा हुआ यानी कि सराउंडिंग। क्या होता है इसका अर्थ, घिरा हुआ या सराउंडिंग। यह जो इन्वायरनर शब्द है जिसका अर्थ है घिरा हुआ, और इसी का हिंदी अनुवाद, इसी से कौन सा शब्द बना भाई, इसी का अंग्रेजी शब्द बना इन्वायरमेंट, और इस इन्वायरमेंट का हिंदी अनुवाद क्या है, पर्यावरण। और इस पर्यावरण के अगर इसका संधि विच्छेद करके हम देखें तो इसको हम मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक को हम बोलते हैं परि, एक को बोलते हैं परि, और एक को बोलते हैं आवरण। परि आवरण यानी परि प्लस आवरण से मिलकर ही क्या बना है भाई, तो आपका पर्यावरण मिला है। परि का मतलब क्या होता है, तो परि का मतलब होता है भाई चारों ओर। इसका मतलब क्या होता है भैया, तो इसका मतलब होता है चारों ओर भाई, चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। आवरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज से ढका हुआ भाई। अच्छा, ये कलर दिख नहीं रहे, कलर का कुछ इशू है क्या,
देखो अब ये सारे कलर दिख रहे हैं आपको, इतने कलर मिल सकते हैं मेरे पास। मान लो ब्लू लेंगे या ये डार्क ग्रीन लेंगे तो चलेगा नहीं, ब्लैक चलेगा नहीं भाई, है ना। तो इस पर चलने वाले आपके 3 कलर जो आपको दिखाई देंगे, एक तो येलो मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, व्हाइट मिलेगा भाई, है ना। यही मुख्यतः पे ना आपके बढ़िया से इस पर चल पाते हैं, बाकी चल नहीं पाते भाई, ठीक है। तो इसमें हमको लगता है सबको दिख रहा होगा ना, कोई इशू नहीं होगा, सारी चीजें स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से चल रही होंगी भाई, ठीक है। तो किसकी बात हो गई भाई, इन्वायरमेंट या पर्यावरण की, इन्वायरमेंट या पर्यावरण की भाई, ठीक है। हाँ, तो चारों ओर, आवरण का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। क्या होता है बाबू, ढका हुआ, ढका हुआ। अब प्रश्न खड़ा होता है भाई, कौन किसके साथ ढका हुआ है, किसके ढके होने की बात हो रही है, कौन ढका है, किसने किसको ढका है, किसने किसको ढका है भाई, क्या ढका हुआ है, क्या ढका है भाई, व्हाट कवर्ड, क्या ढका भाई, किसके द्वारा ढका गया भाई, किसके द्वारा ढका है, किसके द्वारा भाई, बाय हुम, किसके द्वारा ढका गया भाई, क्या ढका है भाई, किसके द्वारा ढका है, तो कहते हैं कुछ नहीं, हम जैसे जो जीवधारी हैं, हम जैसे जो जीवधारी हैं और जो जीवन को धारण करने वाली वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों को जिसने ढक कर के रखा है, यानी इनके चारों ओर जो कुछ भी पाया जाता है, जो आवरण है, आपको पता है भले वो हमको दिखता नहीं, हमारे आसपास क्या है, गैसों का आवरण है कि नहीं है, हम लोग पूरी तरह से गैसों से ढके हुए हैं कि नहीं ढके हुए हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में, और आपके 4 कोने और 2 ऊपर नीचे, टोटल 10 दिशाएं, 10 दिशाएं हमारी किससे घिरी हुई हैं, किससे, गैसों से घिरी हुई हैं कि नहीं। अगर इन गैसों का संतुलन बेहतर बना रहेगा तो हमें कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे ही इसमें क्या होगा भाई, किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न होगी, जैसे ही इसमें किसी प्रकार का डिसबैलेंस उत्पन्न होगा, वैसे ही हमारा जीवन संकट में आना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहेंगे भाई, कौन ढका हुआ है, तो हम जीवधारियों, लिखेंगे भाई, हम जीवधारियों हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों को जो चारों ओर से, जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, से घेरे हुए हैं, हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों को जो चारों ओर घेरे हुए हैं, कवर्ड किए हुए हैं, उसे क्या कहते हैं, घेरे हुए हैं, उसे ही क्या कहते हैं भाई, उसे पर्यावरण कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है भाई, उसे क्या कहा जाता है भाई, पर्यावरण या एनवायरमेंट कहा जाता है भाई, है ना। रवि बाबू सर, जीवों का एनवायरमेंट, हर किसी का, हमारे हाथ में जो ये बॉटल है, इस बॉटल का भी तो अपना पर्यावरण है, इस बॉटल के अंदर रखा हुआ वाटर, जल, पानी है, इसका भी अपना पर्यावरण है, हर चीज भाई, है ना। हर चीज जो हमें चारों तरफ से घेरे है, हर चीज जो किसी चीज को चारों तरफ से घेरे है, वो भी क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। ये हमारे आसपास है तो हमारे पर्यावरण में इस वक्त शामिल है,
हमारे पर्यावरण में ये इस वक्त क्या है भाई, शामिल है, सबका अपना पर्यावरण है, सबका अपना पर्यावरण है। जिससे कोई प्रभावित होता है किसी न किसी रूप में, वो उसके पर्यावरण का हिस्सा होता है, उसके एनवायरमेंट का पार्ट होता है भाई, है ना। तो जो कुछ भी है सराउंडिंग में, वो सब किसका हिस्सा है, पर्यावरण का, पारिस्थितिकी का हिस्सा नहीं है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अंतर है, जब पारिस्थितिकी पहुंचेंगे तब बताएंगे भाई, है ना। जब वहां पहुंचेंगे तब दोनों में कंपेयर करेंगे, जब दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे भाई, है ना। द कवर दैट द कवर दैट that surrounding that surrounding living beings and plants is called environment भाई। ये तो एक सामान्य परिभाषा जो हम लोग पढ़ते हैं अपने तरीके से, है ना। ये एक सामान्य परिभाषा जो हम लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान करिए, एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एक अधिनियम आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भाई, है ना। कौन सा आया था भैया, एक एक्ट आया, एक अधिनियम आया, कौन सा अधिनियम आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उसमें इसकी परिभाषा दी गई। क्या परिभाषा दी गई भाई उसमें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार एक परिभाषा दी गई, एक डेफिनेशन दी गई, किसकी भैया, पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की। क्या परिभाषा दी गई भाई, इसके अनुसार क्या परिभाषा दी गई भाई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या कहा गया पर्यावरण के बारे में भाई। तो इसके अनुसार एक परिभाषा दी गई, उसमें कहा गया कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतः क्रिया को क्या करता है भाई, सम्मिलित करता है। तो क्या कहा गया भाई इसके अनुसार, तो इसके अनुसार क्या किया गया भैया, तो कहा गया पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, किसी जीव के चारों तरफ जैविक एवं पर्यावरण किसी जीव के, है ना भाई, किसी जीव के चारों तरफ, देखो भाई अच्छी टेक्नोलॉजी है ना। मान लो वैसा बोर्ड होता तो हमको क्या करना पड़ता, टेक्नोलॉजी बढ़िया है, डिलीट नहीं करना पड़ेगा भाई, है ना।
तो डिलीट नहीं करना पड़ेगा भाई। बोर्ड का टाइम पीछे है बच्चा, ये नहीं समझ पा रहा हूं क्या कहना चाह रहे हो। आपका बोर्ड का टाइम 10 मिनट पीछे, 6:38 तो हुआ है, क्या कह रहे हो बाबू। ए बाबू सहबाज, आज हम लोगों का पहला दिन है। हमने कहा था हम लोग आज इंट्रोडक्शनरी क्लास पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि केवल हम लोग फैक्चुअल तरीके से काम करें तो वो बहुत बड़ी चीज नहीं, वो भी आसानी से कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन उसका एक संतुलन लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। अभी कुछ दिन पढ़िए, 2-3 दिन आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आएगा क्या चीजें हो रही हैं, तो ये जरूरी है भाई, है ना। तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ क्या होता भाई, किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक यानी कि जैविक, चाहे जैविक कहो या भौतिक कहो एक ही बात है, सॉरी अजैविक कहो या भौतिक कहो एक ही बात है। जैविक और अजैविक ये जो दशाएं हैं और उनके साथ आपस में जो अंतःक्रियाएं दिखाई देती हैं वही क्या है भाई, पर्यावरण है। तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ जैविक एवं अजैविक, जैविक तथा अजैविक अजैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है, अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है भाई। अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है, यह परिभाषा किसमें दी गई भाई, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भाई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इस प्रकार से डिफाइन किया गया भाई, किसको, एनवायरनमेंट को। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई जीव है, मान लीजिए कि ये कोई जीव है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बस रिसीव करके बताना होता है कि भाई थोड़ी देर में हो पाएगा, है ना। ठीक है, चलो भाई। तो अच्छा गौरव भैया, धन्यवाद बाबू। तो जैसे मान लीजिए ये कोई जीव है, ये जो बात लिखी है इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। ये मान लो कोई जीव है ना, ये कोई जीव है। चलिए भाई, कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो बताएंगे भैया, है ना। स्थल, जल, वायु, वायु, जंतु, पेड़ पौधे भाई, है ना, और मृदा। तो आपको जो परिभाषा लिखवाई मैंने, उस परिभाषा में देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ जैविक एवं अजैविक दशाओं एवं होगा ना यहां भाई, अच्छा एवं लिखो भाई,
एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। प्रवेश डेफिनेशन सही कैसे नहीं बैठ रहा भाई प्रवेश बाबू? देखो अच्छा इसकी वजह से नहीं हो रहा होगा प्रवेश बाबू, है ना? अच्छा इसकी वजह से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वो जल्दबाजी में लग गया होगा। जब तक सही बैठेगा नहीं तब तक आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं। एकदम निश्चिंत रहो, आपकी हर समस्या का समाधान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो अभी अब पढ़ो तो सब सेट हो जाएगी, है ना? अब सही बैठ जाएगी, वो गलत लिख गया होगा। तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक, प्रकाश में किसको लेते हो आप? सन को लोगे, सूर्य को लोगे, इसी से सारी चीजें आपकी होंगी, है ना? सूर्य एनर्जी इसी से मिलेगी, ऊर्जा, प्रकाश या सूर्य या क्या लिखो ऊर्जा। जब तक ऊर्जा काम नहीं करेगी तब तक कैसे काम चलेगा भाई, है ना? तो देखो भाई ये सब कैसे हैं एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट कैसे हैं भाई? ये कैसे हैं? अजैविक हैं, अबायोटिक हैं, अजैविक हैं। इसको क्या बोलोगे? अजैविक अबायोटिक यही है भाई। या इसी को फिजिकल, इसी को क्या बोलते हो? भौतिक या फिजिकल बोलते हो? भौतिक यानी कि फिजिकल बोलते हो, फिजिकल या भौतिक बोलते हो भाई। ये वाले देखो कैसे हैं सारे के सारे, ये वाले भाई कैसे हैं देखो सारे के सारे, ये कैसे हैं भैया? ये सब आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये कैसे हैं भाई? ये हैं बायोटिक, बायोटिक या जैविक इन्हीं को बोलेंगे भैया, है ना? क्या बोलेंगे बाबू? जैविक बोलेंगे, जैविक बोलेंगे। तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक दशाओं एवं उनके साथ, तो इस मानव, मानव कहां रहेगा? पृथ्वी पे रहेगा, स्थल पे रहेगा, कहां रहेगा? जैविक का मतलब क्या है भाई? जिस जैविक का मतलब है जिसमें जीवन हो, जैविक का मतलब क्या है? जिसमें जीवन हो। जैसे हम हैं, पेड़ पौधे हैं, जो पोषण की प्रक्रिया के माध्यम से जिनको पोषण की जरूरत पड़ती है वो सब क्या है? जैविक होते हैं, बायोटिक होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाए, जिनमें जीवन पाया जाए। ब्रजेंद्र बाबू भैया, है ना? अंतःक्रिया का मतलब क्या है? अंतःक्रिया का सीधा मतलब है कि इनके ऊपर इनकी क्या है? आश्रितता है, निर्भर है, इनके बिना इनका काम नहीं चल सकता, इनके बिना इनका काम नहीं चल सकता। अगर सूर्य नहीं होगा, प्रकाश नहीं मिलेगा तो मानव जिंदा रह पाएगा? मानव के रहने के लिए स्थल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मानव को जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मानव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की यानी कि हवा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वायु की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भाई? अगर वो भोजन पानी की व्यवस्था करेगा तो खेती बाड़ी कहां करेगा? उसके लिए बढ़िया मिट्टी, बढ़िया सॉइल, मृदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अगर सॉइल बढ़िया नहीं होगी, मृदा बढ़िया नहीं होगा तो खेती करके कैसे खाएगा? तो ये होती है एक इनकी आपस में क्या? अंतःक्रिया। ये क्या होती है? इसकी आश्रितता ही क्या दिखाती है? इनकी अंतरा क्या दिखाती है? एक दूसरे पर आश्रितता दिखाती है, इनकी निर्भरता दिखाती है। तो ये भाई इस पर भी निर्भर है, ये इस पर भी निर्भर है, ये इस पर भी निर्भर है भाई, है ना? ये इस पर भी निर्भर है, इस पर भी निर्भर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और इन सब में जो सेंटर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है भाई? एनर्जी, ऊर्जा। इसी के माध्यम से सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी भाई? तो 1986 में जो परिभाषा दी गई पर्यावरण की वो यही दी गई कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ अजैविक एवं अजैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतः क्रियाओं को क्या करता है भैया? सम्मिलित करता है। अंतः क्रियाओं को क्या करता है बाबू? तो अंतः क्रियाओं को सम्मिलित करता है भाई। तो पर्यावरण की जो एक सामान्य सी परिभाषा, या हमने जब अपने तरीके से जब इसको क्लियर किया भाई, हाँ बहुत बढ़िया आरवी अभी, बहुत बढ़िया क्लियर है ना? हाँ प्रवेश बाबू बहुत बढ़िया भाई, हाँ बिल्कुल। जब तक हम लोग, जब किसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग पढ़ेंगे, जब पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा तो चीजें समझ में आएंगी, इतना भरोसा है ना? तो अभी तक ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि सामने से लिख के भेजा हो किसी ने कि सर ये वाली बात समझ में आई नहीं, है ना? हाँ हो सकता है जब हम जिस समय बता रहे हैं उस समय हम पूरी बात कह ना पाए हों, तो उस वजह से उतनी देर के लिए बस जितनी देर कह नहीं पाते हैं। एक बार जब कह लेंगे, आप एक बार जब सुन लोगे तो फिर कोई डाउट, कोई समस्या, कोई संकट नहीं रहेगा भाई, है ना? कोई संकट नहीं रहेगा।
अगर हम बात करें किसकी भैया, पर्यावरण के घटकों की, किसकी बात करें भाई, पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के आपको मुख्यतः 3 घटक दिखाई देंगे। इसके आधार पर अगर हम बांटे तो मुख्यतः 3 प्रकार के घटक बांट सकते हैं, है ना, 3 प्रकार के, 3 टाइप से भाई, है ना। हाँ बिल्कुल भैया, तो इसके अंतर्गत हम कितने प्रकार से भाई, 3 प्रकार के घटकों बांट सकते हैं भाई। या तो वो बायोटिक होगा, या तो कैसा होगा भाई, या तो वो बायोटिक होगा, या तो वो नॉन बायोटिक होगा, और तीसरे को हम लोग अलग से एक कैटेगरी बनाते हैं, उसको एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। ये एक प्रकार से चाबी है, एक प्रकार से कुंजी है भैया, है ना। हाँ बिल्कुल बंटी भैया, एकदम ऐसे ही काम करेंगे भाई, है ना। अरुण कुमार 10 में 10 आ भी सकते हैं भाई, आप पे निर्भर करेगा। देखो मैं अपना काम करूंगा ईमानदारी से, आपको भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये ज्यादा जरूरी होगा भाई, जब हम लोग दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो ही बेहतर काम हो पाएगा भाई। अच्छा चलो, अभी संदर्भ आ गया है 1986। 1986 में क्या आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। तो 2-3 जो पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण हैं, जो 2-3 पर्यावरण संरक्षण जो महत्वपूर्ण हैं, जो वन्य जीव से जुड़े हुए हैं, और किसके साथ जुड़े हुए हैं भाई, फिर बताइए, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं भाई उसके बारे में, है ना, बात कर लेते हैं भैया। चलो भाई, आप 2-3 ऐसे आपके एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप वो नोट कर लो, और आज ही कम से कम 5-5 बार पढ़ लेना। बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दरअसल हुआ क्या, हमने आपको बताया था कि दुनिया भर के देशों में पहली बार पर्यावरण को लेकर के जो बैठक हुई, उस बैठक में क्या व्यवस्था की गई, उस बैठक में पहली बार पर्यावरण को लेकर के चिंता जाहिर की गई। इसी के बाद भारत में आप देखोगे, इसी के बाद भारत में आप देखोगे, इंडिया में आप देखोगे, तो क्या देखोगे भैया, इंडिया में एक अधिनियम बनाया गया 1972 में, आपने पढ़ा भी होगा। मैं चाहता हूं कि वो एक साथ आपको लिख दूं तो आप आसानी से उनको बनाए रखो। एक अधिनियम पारित हुआ 1972 में, और उसका नाम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आधार पर ही आपके देश में, यानी कि हमारे देश में, आपका ही थोड़ी है खाली, हमारा भी तो है, तो हमारे देश में इसी के तहत जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो इसी अधिनियम के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। यही पावर देता है, यही शक्ति देता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया भाई। अब कहा, इसमें व्यवस्था की गई कि जीवों का संरक्षण किया जाएगा। किसका, जीवों का संरक्षण किया जाएगा। कहा अच्छा ये बताओ, अगर जीवों का संरक्षण किया जाएगा तो जीव रहते कहां हैं, कहां, ये तो जंगलों में रहते हैं, वन में रहते हैं। तो कहा अगर ये बताओ, जीव को संरक्षित कर रहे हो, वनों को काट रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो संरक्षण करने से फायदा क्या, आप तो उनके हैबिटाट को, उनके आवास को ही नष्ट कर दे रहे हो। अगर आपसे आपका घर छीन लिया जाएगा भाई, अगर आपका क्या किया जाए, घर छीन लिया जाए, तो अगर आपसे आपका घर छीन लिया जाएगा तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, गलियों में भटकेंगे, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा किसी के साथ भाई। हाँ बिल्कुल लिखवा देंगे रवि बाबू, है ना, बिल्कुल लिखवा देंगे। तो कहा केवल जीवों को संरक्षित करने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए 1980 में एक और अधिनियम पारित किया गया, और नाम क्या है भाई उसका, वन संरक्षण अधिनियम। क्या नाम है भैया, वन संरक्षण अधिनियम।
वन संरक्षण अधिनियम। और कब आया ये? तो 1980 में। ये कब आया भैया? तो ये आया 1980 में। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट भाई, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1980 में। कहा ये बताओ गुरुजी, आपने वन्य जीव को संरक्षित कर दिया, जीवों को संरक्षित कर दिया भाई, और क्या कहा भाई? और कहा भैया कि हमने वनों को संरक्षित कर दिया, पेड़ पौधों को संरक्षित कर दिया। अब पेड़ पौधे इंटरेक्शन किसके साथ कर रहे हैं? किसके साथ भाई? एटमॉस्फेयर के साथ। जंतु भी किसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं भाई? जंतु भी किसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं भैया? तो जंतु भी इंटरेक्शन कर रहे हैं वायुमंडल के साथ, यानी उसके आसपास का जो पर्यावरण है, आवरण है, उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, खूब उत्पादन कर रहे हो, कोयला जला रहे हो, और पूरी तरह से उस एटमॉस्फेयर को, उस वायुमंडल को जिससे वो जीवित रह रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, आप तो उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। तब फिर ऐसी स्थिति में क्या ही मतलब होगा इन दोनों की संरक्षा का? तो कहा भाई ऐसा नहीं काम चलेगा। एक और अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, तीनों को एक साथ याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भाई कब आया? 1986 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखेंगे भैया, है ना। एक और चीज ध्यान रखना भाई, एक और चीज ध्यान रखना। दरअसल आपने एक मिनिस्ट्री के बारे में, एक मंत्रालय के बारे में सुना होगा, और उस मंत्रालय का नाम क्या है? पर्यावरण मंत्रालय। ये सारी चीजें हो तो रही थी, इसके लिए प्रॉपर कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, कोई मंत्रालय नहीं था। तो राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया भाई। बंटी भैया, अच्छा भैया, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भैया, एकदम। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए, और मेरी दुआएं हैं कि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी सफल होइए, और अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो उनका आप क्या कर सको, निर्वहन। हाँ, जैव विविधता अधिनियम भी 2000 में आएगा, 2002 में आएगा, और हम लोग बात करेंगे जब पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी बारे में, तो वहां हम लोग उस पर बात भी करेंगे आराम से, है ना। इन तीनों को आपको अलग से ध्यान रखना है भाई, ठीक। तो पहली बार पर्यावरण के संदर्भ में जब हम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई? मिनिस्ट्री की बात करते हैं, मंत्रालय की बात करते हैं, तो राजीव गांधी जी के समय में पहली बार ये जो आपका वो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, वो पहली बार क्या हुआ था भाई? स्थापित हुआ था। उस चीज को भी लिख लेते हैं भाई। तो पहली बार पर्यावरण मंत्रालय का गठन, तो किसके टाइम पीरियड पर भाई?
कब भैया इसका गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया 1985 में भाई, है ना, 1985 में। 2014 में, कब भैया? 2014 में इसके नाम में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। 2014 में क्या हुआ? इसका नाम परिवर्तित हो गया। 2014 में इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया भाई। और वर्तमान में आपको इस पर्यावरण मंत्रालय को किस नाम से जानते हो भैया? किस नाम से जानते हो बाबू? इसका नाम है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भाई। चलो वैसे ही बना देते फिर से। यहां तक बात क्लियर हुई भैया? अच्छा हरेंद्र बाबू, बहुत बढ़िया भाई, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा, बढ़िया है ना। आरवी भैया मैंने इस पे फोकस नहीं किया, चलो कल बता देंगे, है ना, परेशान मत करो। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं भाई? आज की क्लास का समय हो चुका है, तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रोकेंगे। कल फिर हम लोग अपने निर्धारित समय पर एक दूसरे से रूबरू होंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे भाई किसके बारे में? तो पर्यावरण के घटकों के बारे में, ठीक है। यहां तक बात भैया क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं भाई? हाँ अब टाइम हो गया है, बिल्कुल आज यहीं तक रोकेंगे भाई। चलिए तो यहीं तक रखा जाए भाई। तो आशा करता हूं ये सारी बातें एक बेहतर फॉर्मेट में आप सब समझ पा रहे होंगे। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप भाई कमेंट करके जरूर पूछिए। आपकी संतुष्टि ही मेरा परम ध्येय है। तो चलिए भाई आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल फिर अपने निर्धारित समय पर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद, जय भारत।